हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रिज्म का नेक्स्ट टॉपिक रिफ्लेक्शन ऑफ थ्रू द ग्लास प्रिज्म का नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास। हमने कल पढ़ा था कि जो डिस्पर्सन होता है वो प्रिज्म के थ्रू कैसे होता है। प्रिज्म में दो दफा आपके पास देखा जाए तो 2 टाइम्स का रिफ्लेक्शन होता है, एक फर्स्ट फेज ए बी का और एक सेकंड फेज ए सी का। दो बार रिफ्लेक्शन होने के बाद उसका डिस्पर्सन होता है 7 कलर की लाइट बाहर की तरफ निकलती है। अब वो 7 कलर की लाइट जो बाहर की तरफ निकलती है उसका रिकॉम्बिनेशन होता है। रिकॉम्बिनेशन होकर के फिर वो सेकंड फेज से आपको क्या होगी, व्हाइट लाइट बाहर की तरफ निकलेगी। ठीक है, तो देखते हैं ये फिनोमेना कैसे होता है, न्यूटन ने क्या क्या फॉलो किया था। ये हमारे पास एक ग्लास प्रिज्म है। इस ग्लास प्रिज्म से एक व्हाइट लाइट अगर देखें तो पास आउट कर देते हैं। और व्हाइट लाइट कल हम पढ़ चुके हैं कि व्हाइट लाइट जैसे ग्लास प्रिज्म से पास आउट होती है तो उसका डिस्पर्सन होता है। पहले फेज में तो रिफ्लेक्शन होता है, ये रिफ्लेक्शन के बाद डिस्पर्सन होता है। डिस्पर्सन मतलब 7 कलर में डिवाइड हो जाना, लाइट का अपने 7 कलर में डिवाइड हो जाएगा। मैं दो ही लाइट रे बनाऊंगा, एक अपर लाइट रे और एक बिलो लाइट रे। ठीक है, ये नीचे वाली वायलेट कलर की लाइट रे है, ऊपर वाली रेड कलर की लाइट रे है। ठीक है, ये व्हाइट थी आपके पास, जब व्हाइट लाइट रे फर्स्ट फेज ए बी पर आपका इंसिडेंट होती है तो इसका रिफ्रैक्शन होता है। रिफ्रैक्शन के साथ साथ में एक फिनोमेना और होता है डिस्पर्सन, मतलब स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इन 7 कलर। फिर ये होगी तो 7 कलर का कॉम्बिनेशन बाहर की तरफ निकलता है। उन 7 कलर के कॉम्बिनेशन में सबसे टॉप पर रेड होता है, सबसे बिलो पे आपका वायलेट होता है। ठीक है, अब ये 7 कलर जैसे आपका निकलता है कुछ इस तरीके से आगे की तरफ, और अगर इस 7 कलर के बाद न्यूटन ने क्या ऑब्जर्व किया कि अगर मैं इसके जस्ट अपोजिट में, इसके जस्ट बगल में एक और प्रिज्म जैसे ये रखा हुआ है वैसे ही मैं रख दूं तो शायद मुझे फिर एक्स्ट्रा लाइट मिलेगी, 7 से ज्यादा मिल जाएगी, क्योंकि एक लाइट से व्हाइट लाइट से 7 कलर निकल करके बाहर है। तो उन्होंने देखा कि अगर मैं इसी पोजीशन पे दूसरा प्रिज्म यहाँ पर रख देता हूँ तो मुझे ये 7 कलर से भी ज्यादा शायद एक्स्ट्रा लाइट मिल सकती है, क्योंकि उन्होंने पहले प्रिज्म में देखा कि एक व्हाइट लाइट से 7 कलर बाहर की तरफ निकल के आते हैं। ठीक है, तो जैसे उन्होंने देखा कि रखा आपने उन्होंने कि पूरा का पूरा एक सेम प्रिज्म जैसे है इस वजह रख दिया आपके पास। ठीक है, और उन्होंने पाया कि दोबारा आपको 7 कलर बाहर की तरफ नहीं मिलता। मीन जो लाइट पहले से थी 7 कलर की वो तो थी, लेकिन उससे एक्स्ट्रा लाइट नहीं निकल के आई। चलिए, तो उन्होंने कंक्लूड कर दिया कि जो व्हाइट लाइट है वो 7 कलर से मिलकर के बनी हुई है। ठीक है, और फिर उन्होंने जो इरेक्ट पोजीशन में जैसे ये है उस पोजीशन को हटा करके उन्होंने क्या किया, इसी के रिस्पेक्ट में एक इन्वर्टेड प्रिज्म रख दिया। इन्वर्टेड प्रिज्म मतलब कुछ इस तरीके का। ये इन्वर्टेड प्रिज्म होगी आपके पास, ये रेड कलर की लाइट थी और ये वायलेट कलर की लाइट थी। जैसे ये आपके सारे के सारे अंदर जो लाइट है ये सब, ये जैसे ही सेकंड प्रिज्म के इन्वर्टेड पोजीशन में पड़ते हैं तो ये लाइट रेस, लेकिन सिमिलर प्रिज्म होना चाहिए। ये नहीं कि आपका एक प्रिज्म छोटा एक बड़ा है, सेम साइज आइडेंटिकल प्रिज्म होने चाहिए। इन्होंने पाया ये जो लाइट रे है रिफ्लेक्ट होने के बाद जो लाइट मिलती है वो हमको व्हाइट लाइट मिलती है। प्रिज्म के थ्रू उन्होंने क्या पाया कि जो व्हाइट लाइट इंसिडेंट हुई थी फर्स्ट प्रिज्म में वो डिस्पर्स लाइट सेकेंड प्रिज्म इन्वर्टेड जो है उससे गुजरने के बाद रिकंबाइन हो जाता है और हमको फिर से लाइट मिलती है। ये न्यूटन ने एक्सपेरिमेंट के
करके बताया था। पहला एक्सपेरिमेंट उनका क्या था कि जैसे प्रिज्म पहला रखा हुआ था वैसे उन्होंने रखा और वो पाया कि जो आपकी 7 कलर की लाइट है वही लाइट फिर से दोबारा सेकंड प्रिज्म से निकलती है, यानी एनी अदर एक्स्ट्रा लाइट आपको नहीं मिलती 7 के अलावा, ठीक है। फिर उन्होंने आइडेंटिकल प्रिज्म को इन्वर्टेड करके रखा, यानी ये आइडेंटिकल इन्वर्टेड उल्टा करके रखा और उन्होंने पाया जो 7 कलर था वो सेकंड प्रिज्म से गुजरने के बाद रिकंबाइन हो जाता है और व्हाइट लाइट का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। तो वो न्यूटन ने क्या कहा था, ये सारी बातें यहाँ पर लिखी हुई है। न्यूटन ऑब्टेन व्हाइट लाइट, न्यूटन लेता है व्हाइट लाइट बाय यूजिंग सिमिलर प्रिज्म इन इन्वर्टेड पोजीशन। न्यूटन क्या करता है, व्हाइट लाइट को दोबारा रिगेन करता है, किस कैसे रिगेन करता है, सिमिलर प्रिज्म को यूज करता है और इन्वर्टेड पोजीशन में यूज करता है। ही केप्ट टू प्रिज्म क्लोज टू ईच अदर, वो दोनों प्रिज्म को पास पास रखता है। वन इन इरेक्ट पोजीशन, पहला प्रिज्म क्या होता है ऊपर की तरफ उठा होता है, एंड द अदर इन एन इन्वर्टेड पोजीशन, और दूसरा क्या होता है उल्टा होता है। द लाइट गेट्स डिस्पर्स, जो लाइट होती है वो डिस्पर्स हो जाती है, मतलब 7 कलर में टूट जाती है व्हेन पासेस थ्रू द फर्स्ट प्रिज्म। जैसे वो व्हाइट लाइट जो होती है पहले प्रिज्म से पास आउट करती है तो डिस्पर्स हो जाती है, वो यहाँ पर दिख रहा है डिस्पर्स, मींस ये डिस्पर्सन है आपका। अगर देखा जाए ये जो आपका प्रिज्म है वो डिस्पर्स कर रहा है और ये भी कंबाइन कर रहा है, ठीक है। तो आपको जो फर्स्ट प्रिज्म से लाइट पास आउट करती है तो डिस्पर्स हो जाती है। द सेकंड प्रिज्म रिसीव्स ऑल द 7 कलर, जो सेकंड प्रिज्म होता है जो रिकंबाइन कर रहा है वो 7 कलर को रिसीव करता है, 7 कलर को रिसीव करता है फ्रॉम फर्स्ट प्रिज्म, जो फर्स्ट प्रिज्म से आ रहे हैं उन 7 कलर को रिसीव करता है एंड रिकंबाइन देम, और उनको रिकंबाइन करता है इनटू ओरिजिनल व्हाइट लाइट, और फिर उनको ओरिजिनल व्हाइट लाइट में रिकंबाइन करता है। This observation shows that the sunlight is made up of 7 colors, और ये ऑब्जर्वेशन हमको ये बताता है जो लाइट रे है हमारी वो 7 रंगों से मिलकर के बनी हुई है, ठीक है। एनी लाइट दैट गिव्स स्पेक्ट्रम सिमिलर टू द दैट ऑफ द सनलाइट, ऐसी कोई लाइट जो इसी तरह का स्पेक्ट्रम देती है, 7 कलर देती है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको भी हम व्हाइट लाइट की कैटेगरी में रख देते हैं। कोई भी एनी अदर लाइट जो रिफ्लेक्शन के बाद डिस्पर्शन के बाद 7 कलर का स्पेक्ट्रम देती है उस लाइट को हम क्या नाम देते हैं, व्हाइट लाइट देते हैं। ये होता है आपका रिकॉम्बिनेशन ऑफ द व्हाइट लाइट, ठीक है। पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। चलिए बात करते हैं, अब आगे की तरफ आते हैं कि जो डिस्पर्सन होता है वो हमको नेचर्स में भी दिखाई देता है, नेचुरल फिनोमेना भी दिखाई देता है, प्रिज्म के थ्रू दिखाई देता है। नेचुरल जो फिनोमेना होता है वो रेनबो का फॉर्मेशन होता है, व्हाइट लाइट जैसे आपकी डी वाटर ड्रॉपलेट में एटमॉस्फेयर में पड़ते हैं तो डिस्पर्स हो जाते हैं और वो हमको सर्किल के रूप में आपका पूरे के पूरे रेनबो के रूप में आपको पूरा 7 कलर दिखाई देता है डिस्टिंग्विश होते हुए। वो फिनोमेना कैसे होता है उसको समझते हैं, लेकिन उसको समझने के पहले आपको सबसे पहले 2 कैटेगरी और समझनी पड़ेगी। वो कैटेगरी हमारे उसमें क्या नाम है बुक्स में नहीं है, एनसीईआरटी बुक्स में, उसको हम एक्स्ट्रा पढ़ते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं क्रिटिकल एंगल क्या होता है, व्हाट इज द क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल एक ऐसा एंगल होता है कि सपोज दैट वी हैव 2 मीडियम्स, द फर्स्ट वन इज द जंक्शन मीडियम, the first one is the junction medium, ठीक है। तो सपोज जो लाइट रे है वो रेडर से डेंसर नहीं जा रही है,
वो क्या जा रहा है, ये डेंसर से लेकर जा रही है, ठीक है। तो ये व्हाइट लाइट है हमारे पास, ये यहाँ पास हम लाइट सपोज दैट यहाँ पास आपका कोई ना कुछ सोर्स होगा आपका लाइट का, वो क्या कर रहा होगा, सोर्स लाइट को स्प्रेड आउट कर रहा होगा, सोर्स लाइट का ये लाइट का जो सोर्स है वो स्प्रेड आउट करता होगा लाइट को, वो लाइट रे यहाँ से निकल के जाएगी, ये अब ये लाइट रे जैसे गई तो यहाँ सरफेस पे इंसिडेंट हुई, यहाँ पर नॉर्मल खींच देते हैं, नॉर्मल हुआ। अब ये जो नॉर्मल जैसा हुआ तो लाइट रे आपको दूसरे मीडियम में क्या करेगी, निकल के बाहर जाएगी, और जैसे दूसरे मीडियम में निकल के जाती है तो आप देखिए ये डेंसर मीडियम है आपका और ये रेड मीडियम, तो लाइट रे अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाएगी और ये हो जाएगी कुछ इस तरीके से, ठीक है। ये हो गया आपका इंसिडेंट एंगल आई, इसको हम I1 नाम देते हैं, और ये हो गया आपके पास R1 नाम देते हैं इसको, ठीक है। फिर सेकंड लाइट रे सेम टू सेम आपका भी इल्यूमिनेशन हो रहा है, आपका सोर्स यहाँ पास है, अब सोर्स यहाँ पास किसका के लेके रखे आइए, तो कुछ इस तरीके का फिनोमेना यहाँ पास हम देखें, जो लाइट रे आई, ठीक है, यहाँ सोर्स से जो लाइट रे पड़ी वो सपोज दैट वो जो एंगल बना करके पड़ रही है इंसिडेंट एंगल, वो थोड़ा से I1 से ग्रेटर जो बन रही है, जीरो अब कहें जो I1 है, वो जो I1 एंगल है, इसकी बात करें यहाँ पर जो I1 जो एंगल था वो आपका लेस हो गया इससे, ये I2 जो एंगल है, ये I2 एंगल है ग्रेटर है किससे, I1 से, मींस ये जो एंगल इंसिडेंट है I1 से ज्यादा एंगल है, और जब ज्यादा एंगल है तो आप जानते हैं कि लाइट रे आपका बेंड हो रही है किधर की तरफ, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये फिनोमेना बार बार चलता रहेगा और एक ऐसी पोजीशन पे आ जाएगा कि जब कोई एक ऐसा एंगल मिल जाएगा कि जिस पर लाइट जो होगी, अब ये जो एंगल है वो I3 एंगल है और ये I3 जो है I2 से बड़ा है, और जब ये I3 I2 से बड़ा है तो जाहिर सी बात है वो I1 से भी बड़ा होगा, ठीक है जी। और I1 से बड़ा है तो आप समझ सकते हैं कि अब ये रिफ्लेक्शन हुआ, ये लाइट रे इंटरफेरेंस को छूते हुए निकल गई। अब देखा गया कि इस I3 एंगल्स में इंसिडेंट एंगल पर जो आपका रिफ्लेक्टेड एंगल मिला वो 90 डिग्री मिला, कितना डिग्री मिला, 90 डिग्री मिला, ठीक है। जिस इंसिडेंट एंगल पर रिफ्लेक्टेड एंगल आपका 90 डिग्री हो जाता है, जिस इंसिडेंट एंगल पर रिफ्लेक्टेड एंगल आपका 90 डिग्री हो जाता है, उसी को हम नाम देते हैं क्रिटिकल एंगल। मींस I3 क्या हो गया, I3 आपका क्या हो गया, I3 इक्वल टू C, मींस C क्या है आपके पास, C है आपका क्रिटिकल एंगल, ठीक है। तो क्रिटिकल एंगल की अगर डेफिनेशन लिखना चाहे तो आराम से लिख सकते हैं, द एंगल इन द डेंसर मीडियम, द इंसिडेंट एंगल इन द डेंसर मीडियम लिखते हैं इसको, द इंसिडेंट एंगल in denser medium ठीक है, the incident angle in denser medium at which refracted angle becomes a right angle, ठीक है। जो रिफ्लेक्टेड एंगल हो जाता है वो राइट एंगल हो जाता है
that incident angle is called critical angle. Critical angle, ठीक है, denoted by कैपिटल सी, और इसको हम किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल सी से। तो अगर यहाँ देखें तो आपका क्रिटिकल एंगल कौन सा है? क्रिटिकल एंगल I3 है। मींस I3 पर ही आपका रिफ्लेक्टेड एंगल 90 डिग्री हो गया था, और 90 डिग्री का मतलब कि जो रिफ्लेक्टेड रे है वो इंटरफेरेंस के पैरेलल जा रही है, जो रिफ्लेक्टेड रे है वो इंटरफेरेंस के पैरेलल जा रही है। इंटरफेरेंस का मतलब क्या होता है? दो मीडियम को डिवाइड करने वाला सरफेस, ठीक है। इसका मतलब डेंसर और रेयर को डिवाइड करने वाला सरफेस कौन था? ये था। तो इसके पैरेलल इंटरफेरेंस के पैरेलल जो आपका होगा वो रिफ्लेक्टेड लाइट चली गई, मींस आपका जो 90 डिग्री एंगल है वो रिफ्लेक्टेड हो चुका है, ठीक है। तो जिस एंगल पर रिफ्लेक्टेड एंगल 90 डिग्री होगा उसी एंगल को हम नाम देते हैं, उसी इंसिडेंट एंगल को क्या नाम देते हैं? क्रिटिकल एंगल नाम देते हैं, ठीक है। ये होगा आपके पास। देन पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। चलिए आगे की तरफ बात करते हैं, इसी की थोड़ा सा आगे आ जाते हैं कि अगर आप सपोज दैट ये फिनोमेना कैरी ऑन करते रहेंगे तो नेक्स्ट जो पोजीशन आएगी वो ये आ जाएगी कि ये जो क्रिटिकल एंगल से ज्यादा एंगल हो जाता है, मींस I4 जो है, अगर देखा जाए I4 जो मिला आपको, I4 वो C से ज्यादा हो गया, C मतलब I3 से ज्यादा हो गया, क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो गया, तो ये लाइट रे क्या होगी? अब बेंड हो करके नीचे की तरफ आ जाएगी। अब ये रूल कौन सा फॉलो किया? आप जानते हैं ये लाइट रे जो है आपको सेम मीडियम में मिल रही है, जिस मीडियम से गई थी उसी मीडियम में मिल रही है। इस फिनोमेना को हम कहते हैं रिफ्लेक्शन। इस फिनोमेना को क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन। और अगर आपका सेपरेटिंग मीडियम में हो रहा तो इसका नाम दे देते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। दिस फिनोमेना इज नोन एज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसका नाम क्या होता है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है। चलिए आप इस डायग्राम को पूरी तरीके से नोट डाउन कर लें, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ठीक है। बहुत वीडियो नोट डाउन। अब हम बात करते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है। When an incident angle greater than critical angle in denser medium then light come back its own medium। क्या होता है? लाइट वापस आ जाती है अपने मीडियम में, ठीक है, ग्रेटर मीडियम क्रिटिकल एंगल इन डिंसर मीडियम, देन लाइट कम बैक इट्स ओन मीडियम। This phenomena is called total internal reflection। और इसी फिनोमेना को हम कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं। और ये जो होता है इसको हम TIR भी कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है। इसमें कंडीशन क्या है? कंडीशन नंबर 1, लाइट जो होती है, लाइट ट्रेवल फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम। लाइट कैसे चलनी चाहिए? डेंसर टू रेयर मीडियम चलनी चाहिए।
तभी फिनोमिना होगा। सेकेंड जो इसका है रूल वो ये कहता है कि जो इंसिडेंट एंगल होना चाहिए वो शुड बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल होना चाहिए। इंसिडेंट एंगल शुड बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल should be greater than critical angle। ये इसका मतलब जो I जो होगा मतलब आपका जो इंसिडेंट एंगल होगा I जो होगा वो ग्रेटर देन होना चाहिए C के। जो भी इंसिडेंट एंगल होगा वो should be greater than critical angle। ये होना चाहिए, ये सेकंड कंडीशन है TIR होने के लिए। अगर ये कंडीशन नहीं बन रही है तो TIR नहीं होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं होगा। ठीक है, पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। ये जब लिखिएगा आप तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हेडिंग डाल करके लिखिएगा, TIR आप लिख लीजिएगा इसको। ठीक है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हेडिंग डाल कर लिखिएगा और ये डायग्राम मेंशन कर लीजिएगा। ठीक है, ये जो डायग्राम है आपका ये है आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का डायग्राम, बाकी तो इधर के क्रिटिकल का एंगल का डायग्राम। ठीक है, ठीक है, पॉज द वीडियो नोट डाउन। चलिए बात करते हैं हम फॉर्मेशन ऑफ रेनबो, डिस्पर्शन ऑफ व्हाइट लाइट कौन कहते हैं हम, तो इसमें तो कैसा डिस्पर्शन होता है व्हाइट लाइट का। अब हम बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ रेनबो। रेनबो का फॉर्मेशन स्काई में कैसे होता है। ठीक है, स्काई में जब वाटर फॉल होता है, शावर्स होते हैं, हल्की हल्की बूंदाबांदी होती है, तो उसमें क्या होता है वाटर के जो ड्रॉपलेट होते हैं कुछ इस तरीके से बन जाते हैं। वाटर के ड्रॉपलेट कुछ इस तरीके से होते हैं, अगर देखें तो ठीक है, कुछ इस तरीके के वाटर ड्रॉपलेट होते हैं, जो ऊपर की तरफ वाटर के ड्रॉपलेट होते हैं, छोटे छोटे बूंदी होती है, कुछ इस तरीके के बूंदे होते हैं। ठीक है, इसका नाम है वाटर का ड्रॉपलेट। अगर देखा जाए वाटर ड्रॉपलेट, ठीक है, ये आपके पास है वाटर ड्रॉपलेट। ये क्या करता है काम कि अगर देखा जाए तो कुछ इस तरीके का फिनोमेना ये अंदर की तरफ डेंसर मीडियम होगी इसके वाटर पार्टिकल से, और जो सन की लाइट है वो पड़ती है इस पर। जैसे ही फर्स्ट प्रिज्म आपका जो है, अगर देखा जाए इसको पूरी ऊपर तरीके से ध्यान पूर्वक देखें तो ये शेप जो दिख रहा है आपका जस्ट लाइक ए प्रिज्म दिख रहा है। ऐसे अगर इसको राउंड अप करते हैं ऐसे, तो ये क्या ऊपर का पार्ट बन गया, ऊपर का पार्ट जस्ट लाइक ए प्रिज्म बन गया, ये प्रिज्म की तरह एक्ट करता है। ठीक है, तो जैसे अगर देखा जाए आपका इसमें जैसे ही व्हाइट लाइट पड़ेगी, अगर प्रिज्म की तरह एक्ट करता है, तो ये व्हाइट लाइट इस पर जो पड़ी जी, ये व्हाइट लाइट जैसे पड़ेगी तो आपको पता है ये रेनर से डेंसर जा रही है, और जैसे रेनर से डेंसर जाएगी तो इसका रिफ्लेक्शन होगा, और जैसे रिफ्लेक्शन होगा उसी तरह उसी बात तुरंत क्या हो जाता है, इसका डिस्पर्शन भी हो जाता है। इसका क्या हो जाता है, डिस्पर्शन भी हो जाता है। जैसे ही रिफ्रैक्शन होता है वैसे ही आपका उसी फेस पर डिस्पर्शन भी हो जाता है, और लाइट रे स्प्लिट करके 7 कलर्स में वाटर के ड्रॉपलेट के अंदर इंटर कर जाती है। ठीक है, और जैसे ही ये वाटर के ड्रॉपलेट के अंदर दूसरे फेस पर ये डिस्पर्स लाइट रे पहुंचती है, यानी आपका जो बिखरी हुई
लाइट रे है 7 कलर्स। तो ये क्या होता है कि लाइट रे अब कैसे ट्रेवल कर रही है, डेंसर टू रेयर जा रही है, मींस डेंसर टू रेयर। और आपको जब डेंसर टू रेयर जाता है तो मैंने अभी बताया था पीछे की तरफ क्रिटिकल एंगल और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो ये लाइट रे सेकेंड फेज पर कुछ इस तरीके से इंसिडेंट होती है कि इंसिडेंट एंगल क्रिटिकल एंगल से ज्यादा बड़ा बन जाता है। जो सेकेंड फेज में लाइट रे इंसिडेंट हो रही है ये सारी इस तरीके से इंसिडेंट होती है सेकेंड फेज पर कि आपका जो इंसिडेंट एंगल है वो क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो जाता है। और जैसे ही क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होता है तो ये लाइट रे रिफ्लेक्ट होकर के ऊपर बाहर की तरफ नहीं निकलती हैं, अंदर की तरफ रिफ्लेक्ट हो जाती हैं। जब अंदर की तरफ रिफ्लेक्ट हो जाती हैं तो सेकंड फिनोमेना में ये क्या होती है, बाहर की तरफ रिफ्लेक्ट होकर के निकलती हैं। और ये 7 कलर आपको क्या दिखाई देता है, स्काई में दिखाई देता है। ये 7 कलर है, हालांकि मैंने 3 लाइन खींची हुई है बताने के लिए। ये क्या है, 7 कलर है, ठीक है। ये 7 कलर है आपके पूरे के पूरे स्काई में दिखाई देते हैं और ये राउंड होकर के दिखता है। और ये सन के हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में दिखता है, जैसे सन की डायरेक्शन होती है उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में रेनबो का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पास कौन सा फिनोमेना होगा बेटा, यहाँ पास आपका रिफ्लेक्शन भी हो रहा है और डिस्पर्शन भी हो रहा है। उसके जस्ट बाद आपका यहाँ पास क्या हो रहा है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है। और रिफ्लेक्शन के बाद फर्दर फिर से रिफ्लेक्शन हो जाता है और आपको वाटर ड्रॉपलेट से सारी की सारी आप कलर्ड लाइट बाहर की तरफ निकल करके आती है। और फिर वो जो कलर्ड लाइट है वो आपको स्काई में पूरी पूरी एक राउंड करके दिखाई देती है, जिसको हम रेनबो का फॉर्मेशन कहते हैं। वो आपका पूरी तरीके से नेचुरल स्पेक्ट्रम होता है, वो आपका मैन मेड नहीं होता, वो नेचर के थ्रू बनता है, ठीक है। और इसको हम पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन यहाँ पर लिखे हुए हैं रेनबो का फॉर्मेशन कैसे होता है, देख लेते हैं। रेनबो इज ए नेचुरल स्पेक्ट्रम अपीयरिंग इन द स्काई। जाहिर सी बात है नेचर के थ्रू होता है, स्पेक्ट्रम जो 7 कलर दिखाई देते हैं वो स्काई में अपीयर होते हैं। आफ्टर कैसे होता है, आफ्टर ए रेन शावर, जो आपका पानी बरसता है और रेन शावर होने के बाद इट इज कॉज्ड बाय डिस्पर्शन ऑफ सनलाइट। और ये कैसे होता है, रेन शावर होने के बाद डिस्पर्शन ऑफ सनलाइट होता है बाय टीनी वाटर ड्रॉपलेट। ये डिस्पर्शन ऑफ सनलाइट का है, सनलाइट का डिस्पर्शन किसके द्वारा होता है, बाय द टीनी वाटर ड्रॉपलेट, ठीक है। प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर, जो वाटर के ड्रॉपलेट प्रेजेंट होते हैं एटमॉस्फेयर में उसमें सन की लाइट जैसे इंटर करती है तो डिस्पर्स हो जाती है और ये फिनोमेना आपको इस तरह से दिखाई देता है। द वाटर ड्रॉपलेट एक्ट लाइक ए स्मॉल प्रिज्म। जो वाटर के ड्रॉपलेट होते हैं वो स्मॉल प्रिज्म में लाइट करते हैं, ठीक है। दे रिफ्लेक्ट, पहली बार ये रिफ्लेक्ट करते हैं और उसी बेस पर डिस्पर्स भी होते हैं। दे रिफ्लेक्ट, ये वाटर के ड्रॉपलेट क्या करते हैं, रिफ्लेक्ट एंड डिस्पर्स द इंसिडेंट सनलाइट। ये पड़ने वाली इंसिडेंट होने वाली सनलाइट को क्या करते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं और डिस्पर्स करते हैं। उसके बाद देन रिफ्लेक्ट इट इंटरनली, उसके बाद क्या करते हैं ये वाटर ड्रॉपलेट, देन रिफ्लेक्ट इट इंटरनली, उसी की सनलाइट को इंटरनली रिफ्लेक्ट कर देते हैं, जिसको हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं। एंड फाइनली रिफ्लेक्ट, बाद में ये फाइनली क्या करते हैं, रिफ्लेक्ट कर देते हैं। ये रिफ्लेक्ट होकर के सारी की सारी लाइट बाहर की तरफ निकल लग जाती है। फाइनली रिफ्लेक्ट इट अगेन व्हेन इट कम्स आउट ऑफ द रेन ड्रॉप। आपका जैसे ये रेन ड्रॉप से बाहर की तरफ निकलने की कोशिश करती है और फाइनली क्या होती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है। ड्यू टू द dispersion of light and internal reflection, dispersion of light and internal reflection, different colors reach the observer's eye। जो आपका होता है वो dispersion of light and internal reflection के द्वारा different color जो होता है वो ऑब्जर्वर के आई में पहुंचता है। और वो उसके बाद आपका क्या है, रेनबो इज ऑलवेज फॉर्म इन ए डायरेक्शन अपोजिट टू दैट ऑफ द सन। सन के अपोजिट डायरेक्शन में रेनबो का फॉर्मेशन होता है। देन पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन।